हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट यात्रा चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बारे में। प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ये एंश्योर करता है, ये एंश्योर करता है कंट्री को मिलकर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के इशू को एड्रेस करता है। और यहीं पे आता है एक बड़ा सवाल, कन्वेंशन वर्सेस एनवायरनमेंट। यानी हम डेली लाइफ में प्लास्टिक बैग्स, फॉसिल फ्यूल, सिंगल यूज प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कन्वेंट लगता है, लेकिन इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल और ह्यूमन कन्वेंशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और नेट एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है जो हर साल 2 नंबर पक्का आता है। अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड ऐसे लॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करिए नेट यात्रा चैनल को। तो चलिए हम जानते हैं, शुरू होते हैं एनवायरमेंटल कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है। ये जो रामसर कन्वेंशन होता है कब आए थे? 1971 में। डेफिनेशन क्या होता है? जिससे एक इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। यानी जो रामसर कन्वेंशन होता है ना, ये वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि होता है ना, उसको कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण एंड उसको सस्टेनेबल करने के लिए, यानी जो दूसरे प्रजन्म होता है उसके लिए संरक्षण करने के लिए जो रामसर कन्वेंशन होता है वो आ रहा है। इसका मूल एम क्या होता है? इसका मूल एम होता है टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज वेटलैंड इकोसिस्टम क्रिटिकली फॉर बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्स एंड लाइवलीहुड्स। यानी जो वेटलैंड होता है ना, यानी आर्द्र भूमि को रखा और प्रबंध करना होता है। जो जैव विविधता, जल समाधान, ये जो होता है लाइवलीहुड के लिए। फोकस कहाँ पर था? वेटलैंड कंजर्वेशन, यानी जो आर्द्र भूमि होता है उसको संरक्षण करने के लिए, पर्टिकुलरली फॉर वाटरफॉल हैबिटेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो विशेष करके जलपक्षियों को जो आवास कराता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रामसर कन्वेंशन जाना जाता है। तो लर्नर्स पता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लर्नर्स स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन के बारे में। ये डिक्लेरेशन कब आए थे? 1972 में आए हुए। ये क्या बोल रहा था? ये जो डिक्लेरेशन होता है एडॉप्ट किए थे क्या? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। यानी जो मनुष्य मानव पर्यावरण होता है उसको एडॉप्ट करने के लिए बात किए थे, अपनाने के लिए बात किए थे। जो स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन है इसका मूल एम क्या होता है? टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल फॉर द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के सिद्धांतों को स्थापना करने के लिए स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन आए थे। फोकस कहाँ पर था? एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ग्लोबल प्रायोरिटी। मूल फोकस था स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन का, जो पर्यावरण जो जागरूक था, यानी अवेयरनेस, सभी को जानकारी देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन का मूल लक्ष्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे लर्नर्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी साइट्स। कब आए थे? 1973 में आए थे। ये क्या बोला था? ये जो कन्वेंशन होता है ना, ये क्या बोला था? ए ट्रीटी टू रेगुलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो फौना होता है ना और फ्लोरा, इसको ये क्या होता है? एक एंडेंजरस एनिमल होता है, लुप्तप्राय जीव होता है, वन्य जीव होता है। तो इसको व्यापार में, ट्रेड यानी जो व्यापार होता है एंडेंजरस में, स्पेसिफिक संरक्षण करने के लिए बात की थी। इसका मेन एम क्या था? टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन टू सर्वाइवल ऑफ स्पेसिफिक। यानी ये सुनिश्चित करना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों को अस्तित्व के खतरे में ना डाले। इसका मूल फोकस कहाँ पर था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी जो साइट का मूल फोकस था क्या था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जीव वैचित्र्य को संरक्षण करना और सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, सस्टेनेबल को यूज करना चाहिए जो वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी, वन्य जीवों के अंदर।
आई होप ये समझ आया है। उसके बाद वियना कन्वेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे। कब आए थे वियना कन्वेंशन? 1985 में आए थे। डेफिनेशन क्या बोला था? ए फ्रेमवर्क ट्रीटी एड्रेसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। यानी जो वियना कन्वेंशन आए थे, मूल किसके लिए आए थे? ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए आए थे। ओजोन जो जो परत है ना, को रक्षा करने के लिए रूपरेखा समझेगा वियना कन्वेंशन, जो 1985 में आए थे। इसका जो एम होता है, एम क्या होता है? टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। जो इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेशन होता है ना ओजोन डिप्लेटिंग का, उसको काम करने के लिए आए थे। फोकस कहाँ पर था? ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन, यानी जो ओजोन लेयर होता है ना उसको प्रिजर्वेशन, उन्होंने उसको सटीक करना, ठीक करने के लिए आए थे। एंड रिड्यूक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, एंड जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हम लोग का हानिकारक जो वस्तु है ना, उसको कम करने के लिए ये जो वियना कन्वेंशन आए थे। तो लर्नर्स, वियना कन्वेंशन से आप एक बात याद रखिए, ओजोन लेयर के प्रोटेक्ट करने के लिए और जो हार्मफुल कन्वेंशन होता है, जो हानिकारक वस्तु होता है, उसको कम करने के लिए वियना कन्वेंशन आए थे। इसके अंडर ही आए थे क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आए थे। और एडप्ट हुआ था, कब हुआ था एडप्ट? एडप्ट हुआ था 1989 में एडप्ट हुआ था, जो इसके 2 साल बाद एडप्ट हुआ था। इसका डेफिनेशन क्या बोला था? ए प्रोटोकॉल अंडर द वियना कन्वेंशन टू फेज आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। यानी जो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये किसका अंडर आए थे? ये आए थे वियना कन्वेंशन के अंडर में आए थे। इसलिए आए थे, ओजोन जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उसको फेज आउट करने के लिए आए थे। मूल एम क्या था? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी CFCs एंड अदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंजप्शन करने के लिए, उसको डिप्लेटिंग सब्सटेंस को करने के लिए ओजोन को। फोकस कहाँ पर था? फोकस था ओजोन रिकवरी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए। तो लर्नर्स, एनटीए ने आपको पूछ लेता है जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन यानी ओजोन रिकवरी जो होता है, कौन सा प्रोटोकॉल में आए थे? तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जिस ट्रेंड होता है एनटीए का, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ जुड़े हुआ है, वियना कन्वेंशन किसके साथ जुड़े हुए हैं, साइट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जो मेन एम होता है ना इसका, ये फोकस कहाँ पर फोकस था? ये फोकस इंडिया का फेवरेट टॉपिक होता है। तो लानस आया पर समझ है। इसके बाद बेसल कन्वेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे। कब आए थे? 1989 में आए थे। डेफिनेशन क्या होता है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी होता है टू कंट्रोल ट्रांस बाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस कॉस्ट। यानी ये एक खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पर होता है, जो नियंत्रित करता है, क्या होता है? कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंडरी ऑफ मूवमेंट हैजार्ड, जो हैजार्ड होता है ना, तो हम लोग मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बेसल कन्वेंशन आए थे। इसका एम क्या होता है? टू मिनिमाइज हैजार्डस बस्ट जनरेशन एंड एंश्योर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। जैसे फोकस बस्ट रिडक्शन, डिस्पोजल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आए थे। इसके बाद लर्नर देखिए रियो डिक्लेरेशन के बारे में। कब आए थे रियो डिक्लेरेशन? 1992 में आए थे। इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखो, ए डिक्लेरेशन फ्रॉम द अर्थ समिट फ्रॉम प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। यानी जो पृथ्वी शिखर में होता है ना, जो अर्थ समिट होता है, अर्थ समिट, तो वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, या जो सिद्धांत डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत या नीति वहां पर हुआ था। टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बात कर रहे थे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किए थे। एनवायरमेंट को कंसर्न करने के लिए भी रियो डिक्लेरेशन में बात किए थे। मूल फोकस कौन कौन किससे किससे बात किए थे? जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किए थे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किए थे। तो अगर रियो डिक्लेरेशन इससे साथ जुड़े थे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किए थे, उसके साथ जुड़े थे, बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़े थे। तो इसके बाद हम लोग आना देखते हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी कब आए थे? 1992 में, जब
जिस साल रियो समिट आए थे यानी आज समिट आए थे, उसी साल में यूएन फ्रेमवर्क यानी यूएन FCCC भी आए थे। ये किसके लिए आए थे? ए ट्रीटी टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, यानी जो ग्रीन हाउस गैस होता है ना एटमोस्फियर में, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आया था। जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसको स्थिर करने के लिए किए गए थे, ट्रीटी किए गए थे UNFCCC। इसका एम क्या होता है? टू प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, यानी जो जलवायु प्रणाली होता है ना सिस्टम, क्लाइमेटिक जलवायु प्रणाली, तो खतरनाक मानव जनित स्टॉर्म क्षेत्रों के रोकने के लिए फोकस कहाँ पर था? तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्शन में इसका मेन फोकस था। उसके बाद लर्नर्स क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आए थे? 1997 में आए थे। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है अंडर द UNFCCC टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी इसका पहले जो हम लोग देखे थे वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के अंडर कौन सा ट्रीटी आए थे, कौन सा प्रोटोकॉल आए थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए थे। कब आए थे? 1987 में आए थे। अडॉप्ट हुआ था 1989 में। तो UNF जो होता है ना UNFCCC, इसके अंडर में आए थे क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो आए थे कब आए थे? 1997 में आए थे। एडेप्ट बाद में हुआ था। ये जो क्या होता है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है अंडर द UNFCCC टू रिड्यूस ग्रीन हाउस, किसके लिए आए थे? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए आए थे। टू सेट बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट टू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, ये सेट किए थे किसके लिए? जो हम लोग का जो इंडस्ट्रियलाइज होता है ना उसको कंट्री इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को टारगेट करने के लिए, एक बाइंडिंग करने के लिए। मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू लीगली बाइंडिंग टारगेट, यानी जो कानून रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों में माध्यम के वैश्विक तापमान की कम करने के लिए आते थे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व तापमात्रा होता है ना ग्लोबल वार्मिंग, उसको लीगली बाइंडिंग टारगेट करने के लिए। उसके बाद लर्नर्स स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आए थे? 2001 में आए थे। एक होता है एक इंटरन ट्रीटी होता है जो एलिमिनेट करता है इसको, रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी पॉप के बारे में ये बात किए थे। पॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो एंटीनेट पूछ सकता है। इसका जो एम होता है क्या होता है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन और पहले आए थे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये दोनों ही ह्यूमन के बारे में ही आए थे। तब ये जो होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये किसके लिए आए थे? ह्यूमन हेल्थ के लिए ही आए थे। एंड एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, यानी मानव के जो स्वास्थ्य होता है ना और एनवायरमेंट हार्मफुल, जो पर्यावरण जो हानिकारक एनवायरमेंट के जिस चीज को हानिकारक करता है ना, तो बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन आए थे। फोकस कहाँ पर था? जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन, इससे सबसे फोकस था टॉक्सिक सब्सटेंस मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन के बारे में। तो लर्नर्स समझ आया जो स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए आए थे? जो हम लोग का जो ह्यूमन हेल्थ है, मानव जाति का जो स्वास्थ्य रहता है, और एनवायरमेंट का फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल, जो फैक्टरी से जो केमिकल होता है जो हानिकारक होता है उसको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन करने के लिए भी यह जो कन्वेंशन आए थे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लाना पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। कब आए थे? 2015 में आए थे। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी होता है यानी अंतरराष्ट्रीय संधि होता है जो अंडर किसके अंडर आता है? UNFCCC के अंदर आता है। इसके लिए टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु होता है तो परिवर्तन करने के लिए आया था। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो पेरिस एग्रीमेंट होता है ना, ये जो ग्लोबल विश्व उन्नयन होता है तो उसको 2 डिग्री से कम करने के लिए बोला था, और प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो प्री इंडस्ट्रियल मतलब यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए एंड 2 डिग्री से कम होना चाहिए।
ये एक एम था पेरिस एग्रीमेंट का। और कहाँ पर फोकस किए थे, जो क्लाइमेट रिलायंस, ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन। जो डेवलपिंग जो नेशन होता है ना, उसको फाइनेंशियल जो सपोर्ट करने के लिए बात किए थे, क्लाइमेट विजिलेंस के लिए बात किए थे, ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशन के भी बारे में ये जो पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो लर्नर, पेरिस एग्रीमेंट अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या इसके साथ जुड़ा होता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा होता है। यूएनएफ ट्रिपल सी का अंडर आता है, क्लाइमेट चेंज करने के लिए, जलवायु परिवर्तन करने के लिए फोकस था, ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, कौन सा डेवलपिंग कंट्री यानी नेशन के लिए। लर्नर्स, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, आई होप आपको समझ आया है। हाँ लर्नर्स, तो आज तक हम लोग यहीं पर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो का देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो नया यात्रा चैनल को, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट